जो है आप लोगों को जो है तरह का मार्गदर्शन देते रहते हैं। और आज जो उन्होंने मेरे बारे में, मेरी किताब के बारे में बहुत विश्लेषण के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर वो दो शब्द ही कहता है, पर ऐसे लोग कम हैं जो पूरा विश्लेषण करते हैं उसकी। तो ये सोच में बड़े हैं, दिखावे में बड़े नहीं हैं। क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरी किताब पर बात हुई, कई कारणों से अच्छा लगा। पहले तो वही लगा कि मेरी किताब पर बात हो रही है। जैसे मैंने कहा अभी कि बड़े लेखक हो जाते हैं, लोग मुझे भी कहते हैं बड़ा लेखक, तो मेरा मानना ये है कि बड़ा लेखक संत हो जाता है। संताई से बचना चाहिए, जिसकी चर्चा बार बार प्रसारित होती है कि आदमी को संत होने से बचना चाहिए। और संत वो भी जो जिसने संत को पूरा होता है, यहाँ बैठा हुआ है, सामने सुंदर भक्ति है, तो उसके मन में विचार आ रहे हैं कि कितनी सुंदर है, तो चुपचाप गंभीरता हो गई है। तो मुझे लगता है कि मैं इस अर्थ में बड़ा लेखक नहीं हूँ कि चुपचाप सुनता रहूँ और गंभीरता से और फिर दो शब्द तो नहीं। अच्छा था, बहुत बढ़िया था, मुझे वास्तव में अच्छा लगा। कोई भी लेखक, मेरा मानना ये है कि हम अभिव्यक्ति जो करते हैं, अगर हमारी अभिव्यक्ति के बारे में प्रतिक्रिया नहीं है तो क्या हम मास के लोगों के सामने अपनी बात कर रहे हैं? अगर कोई आपकी बात कह ही नहीं रहा, आपके बारे में कुछ हलचल ही नहीं है, तो आपका लेखन बेकार है। और जिस लेखक को अपने बारे में सुनने की आदत नहीं है, उसको लिखना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ये सोच लेता है गंभीर होकर कि भैया तुम मेरे बारे में जो कहोगे अच्छा ही कहोगे, और वो अपनी संतई, अपने महानता को छोड़ के आपके सामने आ जाता है कि भैया इसके सामने अगर मैंने कुछ कहा तो ये नाराज हो जाएगा। ये संत जी जो बैठे महानता बैठे हैं, जिनके हम भक्त हैं, तो जो लेखक भक्त पालना शुरू कर देता है उसके लेखन की समाप्ति आती है। तो मुझे एक दृष्टि से तो ये लगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुबह इनके साथ आ रहा था, एक एयरपोर्ट से आ रहे थे, काफ़ी चर्चा होती है। जब रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे तो बोले कि पता आपको जबलपुर कैसे बना? आप बताइए कि चीन ने इस नगरी को स्याह कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और फिर उसके पश्चात यहाँ असुरों का राज्य हो गया। और असुरों का राज्य होने के कारण क्या हुआ, आप देखेंगे हर आदमी यहाँ गाली देता है। गाली की भाषा तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये मेरे दोस्त मित्र है रमेश सही है, तो नहीं देते होंगे? कहते हो सकता मन भी मन पर अच्छा लगा कि मुझे नहीं लगता कि मनी मन में किसी ने कहा, जो आदमी शब्द में कहता है मनी मन में वो नहीं। दूसरा, मुझे यहाँ आके क्यों अच्छा लगा, आप जानते हैं कि हर आदमी जहाँ जन्म लेता है उसकी मिट्टी उसको बुलाती है। मातृभूमि कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं उसको, जिससे आपका लगाव। कहीं भी चले जाए, हमारे विदेशी जो प्रवासी साहित्य जिनके बारे में आपके उनके बारे में कहा भी है, मुझे लगता है कि ये व्यंग्य की मातृभूमि है। मातृभूमि है परसाई के कारण, और व्यंग्य जो हमारी मातृभाषा है वो यही से परसाई नहीं जगह भी बात हुई है। ये कहा गया है कि परसाई जो है व्यंग्य वहीं से, व्यंग्य विधा का रूप वहीं से आता है, वो अलग बात है। लेकिन परसाई के बारे में उन्होंने कहा, परसाई में सबसे बड़ी बात क्या थी कि वे अपनी युवा पीढ़ी को सवाल करने की इजाजत देते थे। बहुत बड़े प्रजाता थे। और मुझे इसका उदाहरण मिला था जब वो उनकी टांग टूट गई, उनको दुख हुआ। मुझे बड़ा लाभ है कि मैं नॉलेज नगर में रहता था, साथ में सर्वजन अस्पताल था, तो श्याम कश्यप और मोहन जी सब लोग थे वहाँ। तो मैंने कहा, मैं इस पत्रिका का निकालता था, सार्थक पत्रिका थी, तो मैंने कहा परसाई जी से मिलना, तो मैंने उनसे बातचीत की, संवाद किया पत्रिका।
मैं 2-3 बातें बहुत बेहतरीन आपको पढ़िएगा पहले। जैसे एक उससे मैंने पूछा कि परसाई जी से कि हम लोग तो युवा थे, आप समझ लीजिए उस समय 26-27 वर्ष सीख रहे थे लोग। तो मैंने परसाई जी से कहा, सर आपने तो इतना लिख दिया है, आपको है, हम लोग लेकर क्या लिखेंगे? तो परसाई जी ने एकदम धोखा, नहीं तो कोई और होता हम कहा सर हो जाता, हाँ ठीक है तुमने बहुत कर दिया, पर नहीं किया। तुम्हारा समय और हमारा समय बहुत अलग है। अरे जो बातें हर आदमी को हम देख लेनी चाहिए कि हमारी पीढ़ी अपने पिता को नंगा नहीं देख सकती थी, तुम्हारी पीढ़ी देख सकती। ये चुनौतियां उन्होंने हमारे साथ, ये उनका कहा हुआ, परसाई का कहा। ऐसे ही जब उन दिनों आपातकाल खत्म हुआ तो मैंने ये कहा, परसाई जी से पूछा कि ऐसा होता सर कि कई बार वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण कुछ चीज़ें जो अगर मान लीजिए गलत है उनका भी समर्थन करना पड़ता है। मैंने घुमा के दिया, तो कहते फिर सीधा क्यों नहीं पूछते कि आपातकाल में मेरी भूमिका क्या। मतलब आप ये देखिए कि वो चीज़ को समझ रहे हैं और मेरी जिज्ञासा का जवाब दे रहे हैं, और कहते हैं कि जो आज तुम्हें शेर दिखाई दे रहे हैं वो तब कहाँ गए थे पहले, तब शेर क्यों नहीं बने। तो ये कुछ चीज़ें उन्हें परसाई में थी। और एक बात आपातकाल को लेकर मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ एक भ्रम पैदा किया जाता है, परसाई शरद जोशी, परसाई शरद जोशी ऐसे कहा जाता है जैसे परसाई और शरद जोशी दोनों की विचारधारा एक है। नहीं है, दोनों ही भिन्न। मैं परसाई को क्यों आदर्श मानता हूँ, क्योंकि कबीर परंपरा क्या। अब आप देखिए कि कहाँ दोनों एक विपरीत ध्रुव हैं आपातकाल में। एक तरफ जो है कमलेश्वर भी थे, परसाई भी लिख रहे थे, कमलेश्वर लिख रहे थे जो कायर है वो कायर है, ये उस तरह का। तो मेरा कहने का मतलब है परसाई ध्रुव अलग था शरद जोशी का, और परसाई में वैचारिक स्पष्टता है, शरद जोशी में वैचारिक स्पष्टता है। ये मतलब इसलिए परसाई को पसंद करने का और उनको उनके लिखे को जानने का जो मेरा मकसद होता है उसका कारण ये है। तीसरा, क्यों मैं यहाँ आके और पसंद करा व्यंग्यम के, जानते हैं हमारे भाई रमेश सैनी से तब से जुड़ा हुआ थे व्यंग्यम आनंद, जिसका जिक्र जो है परसाई ने एक पत्र में भी किया, शायद मुझे को पत्र लिखा था। इसी तरह से युवा लोग यहाँ पर हैं जो व्यंग्य पर काम कर रहे हैं और जुझारू लोग। तो व्यंग्यम जब यहाँ पर मैं आया था तब यहाँ पर, तो मैं ये मानता हूँ उस समय व्यंग्य की मेरी पाठशाला यहाँ से आरंभ हुई, क्योंकि मैंने सीखा उस समय भी मैं सीख रहा था। अभी मैंने कोई बहुत बड़ा नाम उस समय का था ही नहीं कि लिखा था। तो व्यंग्य की मेरी पाठशाला व्यंग्यम है। व्यंग्यम जब आरंभ हुआ था, इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा पेंटिंग, उस समय भी मैं कहता था कि व्यंग्य लिखा बहुत जाता है पर व्यंग्य पर बातचीत नहीं होती है। फिर आप देखेंगे परसाई पे बातचीत होती है, बाकी आप किसी कथाकार पे शरद जोशी पे एकमात्र किताब जो है जो एक शशि जी का, विश्वकर जी का शोध प्रबंध है जो उन्होंने लिखा, बाकी एकमात्र किताब जो है जो रविन्द्रनाथ ये व्यंग्य यात्रा का विशेषांक आया था पर उसको हमने प्रकाशित किया 400 पेज। शरद जोशी का तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई आलोचना तिथि नहीं मिलेगी, रविन्द्रनाथ त्यागी में नहीं मिलेगी। श्रीलाल शुक्ल पे आप देखेंगे थीसिस मिल जाएंगे राग दरबारी को लेकर, उन पर जब मैंने अंक निकाला श्रीलाल जी पे, उसकी किताब बनाई और वो नेशनल से छपी श्रीलाल जी को मिली, तो उनका मुझे फोन आया थे इस किताब ने मुझे रिबिल्ड किया। तो लेखक चाहता है कि उसके लिखे पे बातचीत, तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे इन्होंने मुझसे कहा कि आप व्यंग्य की दशा और दिशा पर लिखें। मुझे याद होगा कि पहले से ही मैंने उस पर व्यंग्य परसाई पे लिखा, शरद जोशी ये लोग। तो ये 3 कारण है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। त्रिकोण है, त्रिकोण का बहुत महत्व, त्रिनेत्र का बहुत महत्व है। तो उन कारणों से मुझे अच्छा लगा तो मेरे लिए ऐतिहासिक। तो मैं आप लोगों के साथ इतनी गुणवत्तापूर्ण, इतनी चीज़ों को समझने वाले व्यंग्य के साथ गहरे जुड़े हुए और एक विचारधारा के साथ, मतलब यूँ ही नहीं, हमारे यहाँ पर अधिकांश
व्यंग्य लेखन ऐसा हो रहा है जैसे थाने में बयान होता है, बयान दिया जाता है, तो रटाया होता है ना बयान से, जो FIR लिखवा दी, FIR लिखवाई जाती है। व्यंग्य गहरी समझ के साथ नहीं लिखा, व्यंग्य के लिए व्यंग्य नहीं लिखा जा रहा, अपने प्रतिष्ठित होने के लिए व्यंग्य लिखा जा रहा है कि व्यंग्य में बहुत जल्दी प्रतिष्ठा मिलती है, पहचान मिलती है, प्रकाशक भी कहता है लाइए आपका व्यंग्य संग्रह चाहता हूँ, इसलिए व्यंग्य। तो ये जो खतरे हैं, मुझे लगता है इस तरह की जब बातचीत होती है तो ये खतरे जो हमारे सामने हैं वो इस बातचीत के सामने हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस दिशा में लगातार चल रहे हैं। और हमारे पांडे जी जो आपके अन्नदाता भी बने हुए हैं और इनका मतलब बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, मैं बताऊँ, जैसे इनके ऊपर कभी बातचीत नहीं हुई, व्यंग्य यात्रा का मैंने त्रिकोणी निकाला, उस पर बातचीत की। इसी तरह हमारे साथ जगदीश शर्मा थे जो लगातार लिख रहे थे। एक बार उनसे मैंने कहा अपनी कुछ किताबें दीजिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसे किताब तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने तो नवभारत टाइम्स में लिखा, आपने धर्मयुग में लिखा, इतना लिखा है, तो आपने किसी प्रकाशक को दी नहीं। तो कहते हैं मेरे प्रकाशक को मैं क्यों दूँगा, प्रकाशक को मेरे पास आना चाहिए। तो फिर मैंने उनकी किताबें ली, उनकी लिखे छपवाई। उनका पहला व्यंग्य संग्रह और छपा था तो 70 साल, 4 व्यंग्य संग्रह। तो ये इस तरह के लोग हैं कि पांडे जी ऐसे, इनको भी लगा होगा भैया ठीक है, लिख रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, अपनी जो राव में होता है ना कि जो लिखे जा रहे लिखे जा रहे देखे जा रहे। किसी मित्र ने कहा होगा कि भैया इकट्ठा देख दो तो बात हो, तब देखिए पांडे जी इकट्ठा आया सामने तो कितने लोगों ने नृत्य किया व्यंग्य को। तो ये क्या है, जो इस तरह की समूचियाँ होती है ना, इनका हमें मालूम नहीं होते बाई प्रोडक्ट होता है, ये लाभ होता है कि लोगों को मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ वो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है मेरी सोच के लोग इतने हैं जो मेरे साथ। क्या बाकी बात में रह गया। धन्यवाद आप लोगों का।